Hello and welcome back. We have started the Unit 3 Environmental Biology हमने शुरू किया था। उसमें जो बेसिक जो इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, वो टॉपिक हमने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड स्पेसिएशन। ठीक है, ये टॉपिक करेंगे और अच्छे से करेंगे डिटेल में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आए हैं पास्ट में इस टॉपिक से, और ये टॉपिक से मतलब और भी जगह कई जगह क्वेश्चंस भी आते हैं और दूसरे एग्जाम्स में भी नेट के अलावा। और ये टॉपिक में अब थोड़ा डेप्थ में भी जा रहे हैं वो, तो हम देखेंगे कि इसको से करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। और हाँ, एक चीज़ और कि टेलीग्राम लिंक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे इससे रिलेटेड मैं वो अपडेट कर दूंगा, क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। ठीक है, जो डायग्राम्स होते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लाइफ क्या है और इसके लिए ज़रूरी क्या है। ठीक है, कि ओरिजिन से पहले जाने की लाइफ क्या होता है, और साइंटिस्ट ने बोला कि भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलेंगे लाइफ है, क्योंकि लिविंग मटेरियल और नॉन लिविंग मैटर में डिफरेंस है। पहला कि ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और कंप्लीट। ठीक है, दूसरा मेटाबॉलिज्म होना चाहिए कि भाई एनर्जी यूज कर रहा है। ग्रोथ होना चाहिए कि डेवलपमेंट हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आ रहा है। होमोस्टेसिस होना चाहिए। ठीक है, होम्योस्टेसिस मतलब कि उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी बना रहा है बाहर इन्वायरमेंट के चेंजेस के वो तो भी। इवोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होते रहे। तो ये सब अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये लिविंग सिस्टम का पार्ट है। अब हम चलते हैं कि अर्ली अर्थ कंडीशंस क्या थे। ठीक है, तो पेरीमेटिव एटमॉस्फेयर था। ठीक है, तो शुरू में क्या था कि एटमॉस्फेयर में मीथेन बहुत था, अमोनिया था, वाटर वेपर था। ठीक, और उसमें एक चीज़ खास बात क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ये प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। ठीक है, मतलब हम कह सकते 2-3 बिलियन ईयर्स लोग। उसके बाद ठीक है, टेम्परेचर रेंज था, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर था, फ्लक्चुएशन भी बहुत होता था, वोल्केनिक एक्टिविटी होती थी, मतलब कि अर्थ वाज इन प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन। ठीक है, तो उस समय इस कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि जो लाइफ है, एक हाइपोथेसिस है कि उसमें हम ए बायोजेनेसिस मतलब कि केमिकल ओरिजिन है था लाइफ का। ठीक है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक थ्योरी है इसके, जो केमिकल ओरिजिन में, कि प्राइमोडियल सूप थ्योरी। ठीक है, प्राइमोडियल सूप थ्योरी। तो 1920s में क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है अलेक्जेंडर ओपेरिन। ठीक है, ओपेरिन और जेबियस हेल्डन। इन दोनों को भाई आप अलग अलग जगह, दोनों एक रशिया के थे, एक आई थिंक फॉरगेटिंग द प्लेस, ठीक है, कंट्री। तो उन्होंने प्रपोज किया कि जो अर्थ का अर्ली एटमोसफेयर है, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट था, और एक रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था जिसमें कि फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, उसमें मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर ये सब था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। तो उसमें बोलते हैं कि एनर्जी जो आती है यूवी रेडिएशन से, लाइटनिंग से या वोल्केनिक हीट से, उसके कारण केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मतलब चाहिए, अगर लिविंग लाइफ मतलब लाइफ फॉर्म्स बनने हैं, लिविंग बनने हैं, तो उसके लिए हमें अमीनो एसिड्स चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। ठीक है, तो उसी से बिल्डिंग ब्लॉक वो होते हैं उसके। तो ओवर मिलियन मतलब बोले कि, उन्होंने बोला कि अरे लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये सब चीज़ें अक्यूमुलेट करती गई, और एक हॉट डाइल्यूट सूप बना। ठीक है, जहाँ पे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइफ के कंसंट्रेट हुए। ठीक है, अब यहाँ पे तो उन्होंने बोला, और इसी में जो वो बने ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे फिर आगे विद द टाइम लाइफ इवॉल्व हुआ। तो ये प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी में था। अब वाई नो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, हाईली रिएक्टिव है एंड वुड प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट नोन एज ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ दैट अकर्ड लेटर विद द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिम्स। ठीक है, तो उसका ऑक्सीजन इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका था कि ऑक्सीजन रहेगा तो वो स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन नहीं होने देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो उसलिए उन्होंने कहा कि नहीं था उस समय ऑक्सीजन, कि उसमें ऑक्सीजन नहीं था, नहीं तो फिर ये प्राइमोर्डियल सूप नहीं बनता। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट्स 1953। तो उन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था ओपेरिन हेल्डन ने, तो इन दोनों ने मिलके तो उनको कहा कि भाई इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए उन्होंने क्लोज सिस्टम बनाया।
जिसमें वाटर था, सिमुलेटिंग ओशियन, गैसेस थे सिमुलेटिंग अर्ली एटमॉस्फेयर, और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल स्पार्क सिमुलेटिंग लाइटनिंग फॉर 1 वीक। एक हफ्ता तक ये करते रहे, ठीक है। उसके बाद देखा गया रिजल्ट क्या हुआ कि 15% मतलब 15% जो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन था वो 15%, ठीक है। 20+ टाइप्स के अमीनो एसिड्स, मतलब इंक्लूडिंग ग्लाइसिन, अलानिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ये सब उसमें फॉर्मेशन हुआ। और डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स वर नॉट फॉर्म सिग्निफिकेंटली, मतलब डीएनए नहीं बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समस्या रहता है कि डीएनए हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, तो वो तो नहीं बनता है। तो फिर अब इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कि ठीक है सक्सेसफुल था, कुछ लोग कहते हैं कि फेल्यूर था, ठीक है। एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं ये था। उसके बाद है कि मॉडर्न लिमिटेशन, जियोलॉजिस्ट अभी हम बिलीव करते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर वेर मोर न्यूट्रल, CO2 N2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, रादर देन हाईली रिड्यूसिंग, कि हाईली रिड्यूसिंग नहीं थे, न्यूट्रल थे, न्यूट्रल साइड पे। रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट विद दिस गैसेज इल्ड्स लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कि बार बार रिपीट करने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट जो प्रोडक्शन हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था, वो कम होते जा रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी है, ठीक है। ये मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट है, उसने बस हेल्डन के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश किया, जिसमें पाया गया कि हाँ, हेल्डन जो बोल रहे थे उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है इस बात की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा था आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में समस्या क्या था कि हम जैसे जैसे इवॉल्व करते गए, ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया वक्त के साथ, तो हमारे सामने समस्या ये आ गया कि भाई हमें तो चाहिए डीएनए, ठीक है, क्योंकि डीएनए में ही मॉडर्न लाइफ, डीएनए में ही क्या होता है कि उसमें रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है, रेप्लिकेट करने के लिए कि उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हाँ भाई ये प्रोटीन बनाना है, वो डीएनए में ही होता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया लेकिन वो डीएनए बनने के लिए प्रोटीन एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो अब समस्या ये आ गया कि पहले डीएनए आया या पहले प्रोटीन एंजाइम आया। तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, ठीक है, वही कि पहले अंडा या मुर्गी, तो वही समस्या से हुआ, ठीक है, कि डीएनए नीड प्रोटीन एंजाइम्स टू रेप्लिकेट, कि डीएनए को प्रोटीन एंजाइम्स चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, बट प्रोटीन नीड्स डीएनए इंस्ट्रक्शन टू बी मेड, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए डीएनए में जो होगा, विच केम फर्स्ट, ठीक है। तो इसकी में कहा गया कि अरे डीएनए, तो डीएनए तो मिला नहीं था हमें उसमें, तो फिर कहा गया कि नहीं, हमें कहा कि फिर उसके लिए आया एक आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जो कि एक सॉल्यूशन इसके लिए दिया कि कि आरएनए यूनिक है क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होता है डीएनए की तरह, और ये कैटलिस्ट भी है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, किस चीज़ के लिए, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जैसे कि प्रोटीन एंजाइम्स, ठीक है, सर्टेन आर, ओके, प्रोटीन एंजाइम्स की तरह, ठीक है। तो आरएनए एक बहुत ही एक कहा जाता है बैल, वो उस चीज़ में वो पाया गया सोल्यूशन की तरह कि भाई इसमें तो दोनों चीज़ है, ठीक है। तो और उसमें जैसे एक सर्टेन जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं राइजोजाइम्स, वो इस डुअल कैपेसिटी को डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें इस ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है कि भाई आरएनए था, उसमें ये जेनेटिक कोडिंग थी, उसके आधार पे वो केमिकल रिएक्शन से उसमें प्रोटीन भी था और उसमें जेनेटिक कोडिंग भी थी, मतलब दोनों चीज़ थे, ठीक है। तो उससे दुनिया इसलिए कि वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो क्योंकि फिर प्रोटीन आ जाएगा तो फिर डीएनए बन ही जाएगा। और इसके कुछ एविडेंस भी है कि राइबोसोम्स कंटेन्स राइबोसोमल आरएनए, आरएनए दैट एक्चुअली catalyzes peptide bond formation, a discovery that earned 2009 Nobel Prize in Chemistry. This proves RNA could be functioned as both information storage और catalyst in early life. तो ये हमारा इन शॉर्ट आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस था। इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट मच इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। इसमें से सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद दूसरे और भी अल्टरनेटिव थी ओरिजिन थ्योरीज दी गई थी कि हाइड्रोथर्मल वेंट था, ठीक है, कि जब साइंटिस्ट ने अंडर वाटर ना वोल्केनिक वेंट्स खोजे 1977 में, तो उसमें बहुत सारे वो एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि बहुत सारे केमिकल एनर्जी है, ठीक है, एक अलग तरह कंडीशंस हैं। तो वहाँ पे जो वेंट्स हैं वो अल्कनाइल वेंट्स थे, तो वो एक मॉडर्न सेलुलर एनर्जी जनरेशन की तरह थे। तो वहाँ पे कहा कि नहीं नहीं लाइफ यहाँ से भी ओरिजिन हो सकता है कि हाइड्रोथर्मल वेंट से ओरिजिन होगी, एक हाइपोथेसिस रखी गई।
दूसरा था पैंसपर्मिया का, ठीक है। तो इनका कहना था कि भाई पैंसपर्मिया की अरे अर्थ था, फिर स्पेस से आया है यहाँ पे लाइफ, ठीक है। स्पेस में कहीं से आया, एक मेट्रोइट आया, ठीक है, एक या फिर जो भी मेट्रोइट या वटेवर केम और लाइफ वहां से आया स्पेस से, ठीक है। कि एक बार एक ना एक था मेट्रोइट जो आया, ठीक है, अर्थ पे। मेट्रोइट क्या होता है? मेट्रोइट मतलब, ठीक है, मेटियोर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ, सॉरी नॉट नॉट इन्वायरमेंट, हमारे यूनिवर्स में, गैलेक्सी में कह सकते हैं, सोलर सिस्टम में, वो एक सन के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। मेटेरोइड क्या होता है? मेटेरोइड वही जब अर्थ के सरफेस को टच कर जाते हैं तो उनको बोलते हैं मेटेरोइड, ठीक है। तो एक मेटेरोइड था, उसमें स्टडी किया गया तो पाया गया कि उसमें 90 अमीनो एसिड्स है, कि तो इस बात को प्रूव किया कि हो भी सकता है कि लाइफ, ठीक है, कि उसने प्रूव किया कि लाइफ बाहर से आया है, हो सकता है। लेकिन ये भी एक हाइपोथेसिस ही है, इसलिए कि स्टार्टिंग की नॉट पूरे सबके द्वारा एक्सेप्टेड थ्योरीज नहीं है। तो उसमें कहा गया कि भाई ऑर्गेनिक किसमें है कंपाउंड्स, तो ये सब, तो उससे एक चीज, लाइफ उस अर्थ पे इसके थ्रू आया कि नहीं आया, ये तो 100% नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन ये चीज हम कह सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिवर्स में भी होती है, मतलब सेम एमिनो एसिड ये सब पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्ले हाइपोथेसिस। तो एजी कैरन्स और स्मिथ ने प्रपोज किया कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई थी कहाँ से? क्ले क्रिस्टल सर्फेसेस से, ठीक है। तो क्ले कैन टेम्पलेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टोर इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रिस्टल। तो उसमें उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन क्रिस्टल्स डिफेक्ट्स में और कैटालिस रिएक्शंस होते हैं, मतलब उनका कहना था कि क्ले है ना वो टेम्पलेट की तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, जिसमें कि इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जो कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स या कैटलिक रिएक्शन की तरह मतलब में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनका कहना था कि अर्ली लाइफ माइट हैव बीन इनऑर्गेनिक क्रिस्टल पैटर्न्स दैट ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये क्लियर हाइपोथेसिस था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे हाइपोथेसिस हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अर्ली लाइफ, ठीक है। तो पहले हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, फिर इंडो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थ्योरी एक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो पता ही होगा। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये अरेंज करने के लिए। उसके बाद फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि की एडेप्टेशन, इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टी सेलुलरिटी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो उसमें हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, जिसके कारण की बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी आई, ठीक, सो दैट की जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, ठीक है, जिसके कारण की वक्त के साथ, समय बीतने के साथ और भी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स आए। ठीक, मल्टी सेलुलरिटी एडवांटेजेस हैं, ठीक है, एक मल्टी सेल्स बने हैं तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स बने हैं, डाइवर्स हैबिटेट बना, डाइवर्स तरह के फूड हैबिट्स हैं, ठीक है। तो यही ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि सिंपल एल्गी थे, स्पंज थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे फ्यूचर एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया है, स्टोमेटोलाइट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो अर्ली लाइफ में साइनोबैक्टीरिया था ना, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टोमेलाइट्स बनाया है, ठीक है, एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड पेविंग द वे फॉर फ्यूचर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो ब्लू ग्रीन जो साइनोबैक्टीरिया है इसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। तो यहाँ से ये तो बेसिक है, ये तो अब नहीं पूछते एग्जाम में, बट ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा, तो स्कूल से डेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एल फ्रीक्वेंसी इन जीन पूल, ठीक है, ये स्टैट्स है कि जो इंडिकेट करता है कि 75% पॉपुलेशन पोजेस स्पेसिफिक एलील, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स विद इन द ग्रुप ऑफ ओवर द जनरेशंस। अब जेनेटिक वेरिएशन समझने के लिए हम क्या करते हैं पॉपुलेशन में, इसमें ना हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें की एजम्पशंस पहले क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है,
उसमें रैंडम मेटिंग होता है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है और कोई माइग्रेशन नहीं, मतलब आपको ना कोई बाहर जा रहा है ना कोई अंदर है, और कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला देते हैं p² + 2pq + q² = 1। ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? कैलकुलेशन ऑफ एलएलए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पी और क्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलएलएस। ठीक है, और उसके बाद हमारा पी और क्यू आ गया, उसके आधार पर हम फिर ये सॉल्व करते हैं कि हमारा एलएलए फ्रीक्वेंसीज कितना है। एप्लीकेशन की इसका ऑफ दिस इक्विलिब्रियम हेल्प इन प्रिडिक्टिंग जेनेटिक वेरिएशंस ओवर द जनरेशंस की ओवर द जनरेशन कितने उसमें जेनेटिक डिफरेंट वेरिएशंस हैं, और इससे और हेल्प करता है कि इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए विद इन पॉपुलेशन में, उसको हेल्प करने में, उसको एसेस करने में। ठीक है, और इससे हमारा क्या पता चलता है? पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन का जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स, ये सब चीज़ें पता हमें चलती है। ये सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो genetic variation is crucial for evolution, arising through mutations, recombinations। ठीक है, जो कि जिसके कारण कि इसमें न्यू ट्रेड्स और इनहेंस एडेप्टेबिलिटी आता है पॉपुलेशंस में। ठीक है, ड्राइविंग इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, कि रैंडम चेंज आ गया एलएलएस फ्रीक्वेंसी में छोटे पॉपुलेशन में, उसके कारण इवोल्यूशन हो गया। फाउंडर इफेक्ट हो गया। ठीक है, एक नए जगह पे कुछ चले गए पॉपुलेशन के पार्ट, फिर वहाँ पे एक अलग तरह की डाइवर्सिटी आ गई। फिर जीन फ्लो की बात होगी कि जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पॉपुलेशन, ठीक है, इवॉल्व हुआ कि जीन फ्लो के कारण अलग अलग तरह का, फिर वो डाइवर्स बने एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से। तो ये पढ़ेंगे अभी आगे। तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो उसमें क्या होता है? डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन इज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में जानते हैं कि ड्राइविंग फोर्स से इवोल्यूशन के कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। एक है डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब कि एक एक्सट्रीम फेनोटाइप्स को शिफ्टिंग द पॉपुलेशन ट्रेड्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, कि वन एक्सट्रीम फेनोटाइप से उसको सिलेक्ट करता है और सारे पॉपुलेशन मोस्टली उसी तरह के होते जाते हैं। फिर है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कि सिलेक्ट्स फॉर एवरेज ट्रेड्स, मतलब कि कोई एवरेज ट्रेड्स है उसको कहता है, उसके कारण कि वेरिएशन कम होते हैं, प्रमोटिंग यूनिफॉर्मिटी होता है। फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन, he favors extreme phenotypes over intermediate ones, potentially leading to speciation। ठीक है, तो इसे ये सब कहेंगे इन्वायरमेंटल प्रेशर कैसे शेप करता है। ठीक है, कि कैन शेप द जेनेटिक लैंडस्केप ऑफ पॉपुलेशन, ड्राइविंग एडेप्टेशन और डाइवर्सिटी। ठीक, ये सब हम आगे समझेंगे कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण क्या क्या चेंजेस होती है स्पीसीज। ठीक है, उसको हम समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो स्पेसिएशन देखते हैं। स्पेसिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, कि न्यू स्पीसीज बनना हमारा स्पेसिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन क्या है हमारा, क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिएशन। फिर है कि इसको हमको समझना है कैसे। तो स्पेसिएशन क्या है? इवोल्यूशनरी प्रोसेस से बाय विच पॉपुलेशन विद इन ए सिंगल स्पीसीज डाइवर्ज एंड इवॉल्व टू बिकम 2 और मोर डिस्टिंक्ट स्पीसीज इनकैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग। ठीक है, कि उनमें कैपेसिटी हो। ओके, दो, जैसे कि एक स्पीसीज से दो अलग अलग डाइवर्ज करेंगे एक स्पीसीज से, बट ये दोनों आपस में मेट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इनका पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड करता है, इनका पॉपुलेशन आप, तो ये हमारा स्पेसिएशन है। ये मैटर क्यों करता है? स्पेसिएशन हमें क्रूशियल है फॉर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी टू एक्सप्लेन लाइफ डाइवर्सिटी, फॉर कंजर्वेशन, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, फॉर कंप्रिहेंडिंग द इंटरग्रेट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें टू एक्सप्लोर हाउ डू न्यू स्पीसीज कैसे राइज करते हैं, व्हाट आर द अंडरलाइंग जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट ड्राइव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस, हाउ क्विकली कैन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस अकर्स। ये सब हम जानेंगे कि कैसे स्पीसीज बनते हैं। ठीक है, जेनेटिक और इकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब कि वो बिल्कुल अलग अलग पड़ गए, तो फिर वहाँ पे वो अपना अलग तरह से चीज़ों को किया। अब है कि स्पीसीज का कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग लाइफ डाइवर्सिटी। डिफाइनिंग व्हाट कंस्टिट्यूट स्पीसीज इज ए फंडामेंटल एट कॉम्प्लेक्स इन बायोलॉजी। वेरियस कॉन्सेप्ट्स अटेम्प्ट्स टू कैटेगराइज लाइफ, ठीक है, each with the unique strength limitation often leading to different interpretation of species boundaries।
तो हम इस पहले देखेंगे कि स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो एक है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इनको अर्नस्ट, ठीक है, मायर ने प्रपोज किया था। उनका कहना है कि डिफाइंस ए स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, ठीक है। उनका कहना था कि स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन है जो कि बाकी लोगों से दूर, मतलब बाकी और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है फ्रॉम दूसरे ग्रुप से। एडवांटेज क्या है इसका, इस तरह के क्लासिफिकेशन से, अगर इसी डिफिनेशन से जाए तो एडवांटेज क्लियर टेस्टेबल क्राइटेरियन फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, लिमिटेशन नॉट एप्लीकेबल टू एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, फोसिल्स और एलोपैथिक पॉपुलेशंस, ठीक है। इग्नोर्स हाइब्रिडाइजेशन। Examples: Murals are not a species because they are sterile hybrids of horses and donkeys, क्योंकि इनके हिसाब से तो वो भाई इंटरब्रीड करना चाहिए, तो इनके हिसाब से तो फिर स्पीसीज नहीं है, बट वो तो है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल स्पीसीज। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज। इनका था क्या कि डिस्टिंक्ट स्पीसीज था कि एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, एक जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वालों को हम सेम स्पीसीज में करेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है कि प्रैक्टिकल है फॉर क्लासिफाइंग फोसिल्स और या फिर एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को, वाइडली यूज टैक्सोनॉमी। लिमिटेशन क्या है कि इग्नोर क्रिप्टिक स्पीसीज, मतलब कि देखने में जैसे हैं बट जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ससेप्टिबल टू इंट्रा स्पीसीज वेरिएशन, जैसे कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है या पॉलीमॉर्फिज्म है उनके अंदर, तो उसको, ठीक है, उसके प्रति ये ससेप्टिबल है। फिर एग्जाम्पल क्या, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं ना, मॉर्फोलॉजिकली मतलब लगेंगे कि एक जैसे हैं, अलग नहीं है, ठीक है, बट वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गया मतलब कि वो अपने पॉपुलेशन ग्रुप के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने करते हैं, ठीक है, लेकिन देखने में एक जैसे, ठीक है, वहाँ पे ये दिक्कत हो जाता है, एक जैसे हैं लेकिन है नहीं। तो एक ये है, ठीक है, स्पीसीज को क्लासिफाई, कोई चीज़ को स्पीसीज बोलने के लिए, ठीक है, ये क्या स्पीसीज में आएगा, कॉन्स्टिट्यूट क्या डिफाइन करता है या क्या स्पीसीज को, तो एक ये है। तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये इकोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से और द रिसोर्स यूटिलाइजेज इट फंक्शनल रोल विद इन एन इकोसिस्टम, कि भाई रहता कहाँ है, कैसे अपना काम धाम करता है, क्या खाता पीता है, ठीक है, और कैसे इन्वायरमेंट, जो उसका इन्वायरमेंट है उस इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है, कैसे वो इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंट उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, इस आधार पर। एडवांटेज क्या है कि एम्फेसिस एडेप्टिव डाइवर्जेंस, ठीक है, एम्फेसाइजेस एडेप्टिव डाइवर्जेंस एप्लीकेबल टू एसेक्सुअल स्पीसीज। तो ये तो लिमिटेशन क्या है, defining a precise niche can be challenging. Different species can sometimes share similar niche. अलग अलग स्पीसीज एक तरह एक ही जगह पर रह सकते हैं, जैसे कि two distinct bird species might coexist by feeding on different insects or plant parts within the same habitat. ये भी habitat में तो उसकी एक ही पेड़ है, ठीक है, उस पे दो तीन तरह के पक्षी रह सकते हैं ना, कोई कीड़ा खा रहा है, कोई नट्स खा रहा है, ठीक है, तो कोएग्जिस्ट तो कर ही सकते हैं, तो इसी आधार पर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये स्पीसीज आर डिलिनेटेड बाय जेनेटिकली सिमिलरिटी और डाइवर्जेंस, ऑफन यूज डीएनए सीक्वेंस डेटा टू क्वांटिफाई जेनेटिक डिस्टेंसेस। एडवांटेज ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइज क्रिप्टिक स्पीसीज यूजफुल फॉर एसेक्सुअल organisms and early stage of speciation. Limitation: setting an arbitrary threshold for genetic diversity can be problematic. Requires genetic data. Example: genetic barcoding reveals distinct species in what was previously thought to be a single species. हाँ, ये मतलब एक बहुत तरीका है कि डीएनए सीक्वेंसिंग से एकदम जो डिफरेंसेस है वो पता चल जाता है, क्या भाई कि जो बाकी चीज़ों को नहीं पकड़ाते। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो फाइलोजेनेटिक इसमें क्या है, स्पीसीज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डायग्नोसेबल मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट शेयर्स ए कॉमन एंसेस्टर। ये इनका कहना है कि भाई उनके एंसेस्टर एक जैसे, मतलब कॉमन एंसेस्टर से वो इंडिविजुअल को वो शेयर करते हैं, क्या भाई उनके दादा के परदादा के जो भी, नॉट लाइक दैट, लाइक ओवर द लाइक थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, even without reproductive isolation data. Limitation could lead to oversplitting of species. Diagnostic characters can be subjective. Example: subspecies that are morphologically similar, जो subspecies होते हैं that are morphologically similar but form separate distinct clades on a phylogenetic tree. ठीक है, तो morphologically species बहुत सारे ऐसे होते हैं सिमिलर होते हैं, बट क्या बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री पे वो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट दिखते हैं,
तो इसका वो है। उसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट, ये स्पीसीज की बात होगी कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो डिफरेंट मेथड हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज क्रूशियल इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन। भाई ये पॉपुलेशन था, इसमें से कुछ लोग दो चार इधर आ गए, ये बीच में कुछ बैरियर है समथिंग आ गया, ठीक है, ये घट गए, मतलब जब घट गए और ये बैरियर आ गया। अब क्या हो कि इनके बीच और इनके बीच जीन फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या होगा, ये हो नहीं रहा है, तो अब ये नया स्पीसीज बन जाएगा वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। दिस मैकेनिज्म क्योंकि ये क्या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, क्यों, क्योंकि इनसे मेट नहीं कर सकते, ये इनसे मेट नहीं कर सकते, तो ये फिर अलग स्पीसीज बन जाता है। दिस मैकेनिज्म्स ओवर द thousands of millions of years. These mechanisms are categorized into pre-zygotic barriers, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, प्री जाइगोटिक मतलब प्रिवेंटिंग जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब कि ये मीटिंग वोटिंग से पहले की मीटिंग ही नहीं है। दूसरा है पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स, मतलब कि मीटिंग तो हो रही है लेकिन कुछ और ही बन जा रहा है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ एरर आ जा रहा है, क्रोमोजोम उसमें एरर आ जा रहा है, फिर ज़्यादा क्रोमोजोम्स हो जा रहे हैं, मतलब देखेंगे आगे चल। तो दो हो, कौन कौन से प्री जाइगोटिक बैरियर्स और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स है, जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के मैकेनिज्म के दो टाइप्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री जाइगोटिक, ठीक है। तो प्री जाइगोटिक में पहला क्या, हैबिटेट आइसोलेशन, ठीक है। स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम इनकाउंटरिंग ईच अदर टू मेट, ठीक है, कि एक ही हैबिटेट है लेकिन वो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, मेट नहीं कर रहा है, तो फिर जैसे कि टू स्पीसीज ऑफ गार्टर स्नेक्स लिव इन द सेम रीजन बट वन इज प्राइमरली एक्वाटिक एंड दूसरा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक जमीन पे चला गया, होता है ना, इसलिए कि परिवार में दरार, ठीक है, तो एक अलग हो गया उसकी, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल में दे सकता हूँ इसका, कि थोड़ा सही अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, कि दो थे, दो लोग, एक उधर फॉरेन चले गए, एक इंडिया रह गए, ये इंडिया में इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, ये फॉरेन चले गए, वहाँ के फॉरेनर से उनकी मैरिज हो गई, ठीक है, फिर उनके जो बच्चे होंगे वहाँ के जीन पूल में, दोनों के जीन पूल जो फॉरेनर और इंडियन के जीन पूल से आया, फिर वो ओवर द ईयर्स तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और यहाँ वाले जो है 5-6 जनरेशन बाद वो बिल्कुल वहाँ के ऑलमोस्ट जीन जीन और इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी हो जाएगी, और 5-6 जनरेशन पर ये बिल्कुल इंडियन की तरह ही रहेंगे, तो ये डिफरेंस है। दूसरी तरह ये हो क्या, हैबिटेट एक्सक्लूजन हो गया कि इंडिया में रह गए वो तो अलग अलग जगह चले। फिर है टेम्पोरल आइसोलेशन, स्पीसीज ब्रीड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, डिफरेंट सीजन और डिफरेंट ईयर्स, दस प्रिवेंटिंग इंटरब्रीडिंग। जैसे कि ईस्टर्न स्पॉटेड स्कंक, ठीक है, मेट इन लेट विंटर, while the western spotted skunk है mates in the late summer, ठीक है। तो वो दोनों के कारण क्या हुआ कि एक कोई मेट कर रहा है विंटर में, कोई समर में, तो दोनों अलग स्पीसीज हो गए, ठीक है, टेम्पोरल आइसोलेशन। फिर है बिहेवियरल आइसोलेशन, ठीक है, courtship rituals and other behaviors unique to species act as a reproductive barriers, preventing members of different species from attracting mates। जैसे कि ब्लू फूटेड मूवीज है, परफॉर्म एन एलेबोरेट courtship, ठीक है, courtship dance to attract mates, females will only respond to the display of their own species। तो ये बिहेवियरल। फिर है मैकेनिकल, morphological differences between species prevent successful copulation और pollen transfer, ये उनके बीच morphological differences होते हैं। देखिए cells of two species of snails may spiral into opposite direction, preventing their genital openings from aligning, ठीक है, तो हो ही नहीं पाएगा मीटिंग, तो फिर इस कारण से भी हो सकता है आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। फिर है गैमेटिक आइसोलेशन, कि sperm of one species may not able to fertilize the egg of another species, either because they cannot survive in their reproductive tract or because biochemical mechanism prevent fusion। जैसे कि sea urchin है releases their sperm and eggs into water, but the gametes of different species are incompatible and rarely form hybrid zygotes, कि दूसरे भी स्पीसीज के गैमेट्स हैं तो उनके साथ नहीं करते वो, sea urchins वाले हैं तो उनके पॉपुलेशन के साथ ही होता है। अब पोस्ट जाइगोटिक बैरियर, ठीक है, तो
Even when fertilization occur between different species, post-zygotic barriers can prevent successful reproduction. इसमें क्या क्या है? तो hybrid inviability. The genes of different parent species may interact in a ways that impairs the hybrid development of survival in its environment. ठीक है कि उनके ठीक है डिफरेंट पैरेंट स्पीसीज के जीन इस तरह से इंटरेक्ट किया आपस में कि जो मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ या फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एनवायरनमेंट में। जैसे कि कुछ स्पीसीज हैं सलमेंडर इन द ठीक है जेनस ठीक है इंस्टानिया कैन हाइब्रिडाइज बट द ऑफस्प्रिंग्स आर फ्रेल, मतलब बहुत कमजोर होते नाजुक होते हैं और डेवलपमेंट कंप्लीट भी नहीं होता उनका, तो वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। ये इसको बोलते हैं हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी मतलब कि हाइब्रिड्स आर विगरस, ठीक है, दे में भी स्टाइल मतलब कि वो सब कुछ होता है, वेटिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल्स इंटैक्ट भी करते हैं, ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग आते भी हैं उसके, ठीक है, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग अब स्टाइल है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो कई बार क्या होता है, बिकॉज पेरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, तो देयर क्रोमोसोम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर मेकिंग मियोसिस इन द हाइब्रिड प्रॉब्लमेटिक। तो अलग अलग क्रोमोसोम समझे दो स्पीसीज हो गए, ठीक है, जैसे कि म्यूल्स आर ऑफस्प्रिंग ऑफ हॉर्स एंड डंकी, अलग अलग स्पीसीज हो गए। दे आर रोबस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं खच्चर, बट दे आर स्टेराइल अनेबल टू प्रोड्यूस वाइबल गैमेट्स, कि वो आगे अपना आप जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर है नेक्स्ट हाइब्रिड ब्रेकडाउन, कि some first generation hybrids are fertile, but when they mate with one another or with either parent species, the next generation or subsequent generations are feeble or sterile. कहने का मतलब क्या है कि एक जनरेशन मीटिंग के बाद, सपोज एक जनरेशन के बाद एक है पेरेंट, पेरेंट से आया ऑफिस एक जनरेशन, ये चलो भाई ये क्या है फर्टाइल है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन F2 वो फर्टाइल नहीं, ठीक है, वो क्या हो गया स्टेराइल हो गया। तो ऐसे कई सारा राइस स्ट्रीम में देखा गया है कि हम पेरेंट को लगाए पौधा उसमें से आया राइस, उसको लगाए फिर जो F2 आया अब वो स्टेराइल हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो गया। नेक्स्ट फिर वो हम देख लिए, अब हम चलते हैं जियोग्राफिक मोड्स ऑफ स्पीसीएशन में, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से हो गए कि ये कारण क्या कैसे कैसे, अब हम जियोग्राफिक मोड ऑफ स्पीसीएशन में चलते हैं, ठीक है, तो स्पेसिएशन हम जानते हैं कि न्यू स्पीसीज के बारे में है, ठीक है, कि कई बार जियोग्राफिक आइसोलेशन के कारण भी होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है किसका जीन फ्लो, अलाउज पॉपुलेशन टू डाइवर्ज। देखिए जीन फ्लो जब भी रिस्ट्रिक्ट होगा किसी पॉपुलेशन में, मतलब कि जीन फ्लो कैसे होता है मीटिंग के थ्रू, अगर वो नहीं क्योंकि क्रोमोजोम्स का कैसे मिले मीटिंग के थ्रू, तो उसके कारण होगा कि पॉपुलेशन डाइवर्ज करेगा ही करेगा, डाइवर्ज करेगा तो उस इन्वायरमेंट उस लोकेशन उस प्लेस उस सिचुएशन उस टाइम के हिसाब से उसमें उस तरह के ट्रेड्स आएंगे, ठीक है, जब ट्रेड्स बन आएंगे तो वो जो पेरेंट स्पीसीज है उससे वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। However, speciation can also occur without complete physical separation. जो नहीं कि complete physical separation हो तो भी हो सकता है, अभी हमने देखा कोई कोई एग्जाम्पल। Speciation is often driven by geographic factors and there are four main modes based on the degree and type of geographical separation. तो चार तरह के होते हैं geographical separation के आधार पे, ठीक है, कौन से एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक स्पीसीएशन, ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसीएशन जियोग्राफिक आइसोलेशन, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, अक्कर व्हेन पॉपुलेशन आर फिजिकली सेपरेटेड बाय एन extrinsic geographic barrier preventing gene flow. This separation allows independent evolutionary paths due to different selective pressures and genetic drift, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का वाइकेरियंस, वाइकेरियंस क्या कि पहाड़ आ गया ये इधर रह गया इधर रह गया, तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, माउंटेन रेंज रिवर लैंड ब्रिज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्प्लिट एन एग्जिस्टिंग कंटिन्यूस पॉपुलेशन इनटू टू और मोर आइसोलेटेड ग्रुप्स, ठीक है, वो आइसोलेटेड ग्रुप्स अपना अलग अलग जैसे कि अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे ओवर द टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ isthmus of Panama separated ancestral population of marine organisms leading to distinct species of snapping shrimp on the Pacific and Caribbean side, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ से ये है ना, इससे तो गंदा मैप है ऐसे, तो ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है,
और ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे पनामा इस्थमस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैरेबियन साइड है, ये पैसिफिक साइड है, अटलांटिक ओशन का है, कैरेबियन। तो यहाँ ये लैंड से जुड़ा था। अब किसी कारण क्या होगा कि जो स्ट्रीम था, स्नैपिंग स्ट्रीम का जो इधर का है, ठीक है, तो अलग तरह के स्पीसीज हो गए, इधर के स्पीसीज अलग हो गए। ये पनामा इस क्योंकि अब ट्रांसफर जा नहीं सकते ना, वो पानी जा ही नहीं सकते दूसरे साइड, तो वो बैरियर है। दूसरा डिस्पर्सल, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल colonize a new isolated habitat, effectively separating them from the parent population. इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेज इन गैलापागोस आइलैंड. Few finches dispersed from the mainland to different islands where they adapted to various niches, leading to distinct big shares feeding behaviors on each island. मतलब जैसा माहौल था उसके हिसाब से ओवर द टाइम वो सर्वाइवल के लिए उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल, ठीक है, चेंजेज आए, ठीक है। ये सब कुछ कल्मिनेट करता है एक चीज पे आके, सर्वाइवल पे। एक सर्वाइवल के लिए जो चीजें चेंजेस लाने हैं अपने अंदर लाते हैं, जैसे हम भी हैं एज ए ह्यूमन बींग्स, अपने सर्वाइवल के लिए जो चीजें चेंजेस लाने हम लाते हैं इन सिमिलर वे, ठीक है। फिर है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, नो जियोग्राफिक बैरियर, ठीक है। Speciation occurs within population that inhabits the same geographical area, meaning there are no extrinsic physical barrier to gene flow. Instead, intrinsic factors drive reproductive isolation. तो geographical barriers नहीं, ठीक है। Reproductive isolation is established through mechanisms like habitat differentiation, feeding on different resources within the same area, sexual selections, different mate choice, ठीक है। पोलीप्लॉइडी मतलब चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर की चेंज हो गई, तो उसके कारण भी सेम एरिया में रह लगी, स्पीसीज अलग हो गया, कि देखने में अलग हो गए, खाने पीने में भी अलग हो गए, ठीक है। तो उसके एग्जांपल है, एक एग्जांपल है सिग्लिड फिश। सिग्लिड फिश जो है लेक विक्टोरिया में हैव डाइवर्स्ड इनटू 100 ऑफ स्पीसीज इन द सेम लेक, ठीक है। मतलब उसी लेक बेसिन में, उसी एरिया में वो 100 अलग अलग स्पीसीज हो गए। दिस इज लार्जली अट्रिब्यूटेड टू सेक्सुअल सिलेक्शंस की फीमेल्स प्रेफरिंग मेल्स विद स्पेसिफिक कलर पैटर्न। तो भाई वो उसी मतलब कि लाल लाल पसंद तो लाल लाल टाइप हो गए, किसी को नीला नीला पसंद तो नीला नीला हो गए, किसी को हरा हरा पसंद तो हरा हरा हो गया, तो एक मतलब इतने सारे रंग में हो गए। और दूसरा इकोलॉजिकल नीच पार्ट से नहीं, ठीक है। इकोलॉजिकल नीच पार्ट में मतलब कि किसी डिफरेंट डाइट्स और माइक्रोहाइब्रिड्स, मतलब कि कोई सीविड पे खा रहा है तो कोई कुछ और खा रहा है, तो इन दैट वे तो एक ही एरिया में है, बट ये सब चेंजेस होने के कारण वो अलग अलग स्पीसीज में ओवर टाइम चेंजेस हो, ठीक है। फिर है पॉलीप्लॉइड प्लांट्स। पॉलीप्लॉइड प्लांट्स कैन अंडरगो इंस्टेंट स्पीसीज एंड एरर इन meiosis can lead to offspring with double the chromosome numbers, making them reproductively isolated from their diploid parents but able to breed with other polyploids। मतलब कि मतलब meiosis के समय एरर हो गया, ठीक है, उसको तो अब ऑफस्प्रिंग हो गई, उसमें डबल हो गया क्रोमोसोम, तो ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड हो गया। अब वो क्या हो गया कि जो अपना पेरेंट है डाइप्लॉइड है, तब उसके साथ वो उसके रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी पॉलीप्लॉइड्स उसके साथ मेट किया, ब्रीड किया, तो उसके साथ वो डिफरेंट तरह का स्पीसीज बना, ठीक है। तो ये हो गया वो एक एरर के कारण से, किसमें मेयोसिस के समय, तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, उसके कारण ये होता है। तो हमारा क्रोमोसोम में जो है ना जेनेटिक मटेरियल, उसमें सब कुछ है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि डीएनए में होता है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें, तो वो बहुत कुछ डिसाइड करता है, ठीक है, हमारा कैसे दिखेंगे, क्या चीज़ कैसा होगा, ये सब कुछ। तो ये सेम है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में, हर जगह। जो उसमें नंबर, उसके नंबर और उसके नंबर से बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है। फिर है पैरापैट्रिक स्पीसीज, मतलब एडजेसेंट हैबिटेट्स। This mode occurs when populations are spread over a contiguous geographic area, but individuals are more likely to mate with the geographic neighbors than with the individuals in the other parts of population range. Gene flow is present but restricted by distance, strong environment guidance. कि सपोज कि बहुत मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन रहते हैं और कुछ यहाँ भी है, लेकिन अब ये वाला आपस में इतना मेट करते हैं, बट ये वाला यहाँ से मेट कर रही है, तो ओवर द टाइम क्या हुआ कि एक चाहे तो एक ही जगह रहे, ठीक है, लेकिन अब अलग अलग हैबिटेट बन जाएंगे, ठीक है, कि ये इधर नहीं जा रहा इधर, तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया, तो यहाँ अलग स्पीसीज बन जाएगी, ये अलग स्पीसीज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। नो डिस्टिंक्ट फिजिकल बैरियर है, ठीक है, बट लिमिटेड जीन फ्लो अक्रॉस से
क्लाइनल इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन एट द एंड ऑफ क्लाइन कैन ओवरकम लिमिटेड जीन फ्लो। ठीक है, मतलब कि सपोज कि पहाड़ है, स्पीसीज है, कुछ यहाँ पे पॉपुलेशन चला गया वही सेम स्पीसीज का, तो ये वाला अलग हो जाएंगे, ये वाला अलग रह तो रहे सेम ही। ठीक है, जो कोई बैरियर नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्सचेंज है जिन जिन पूल का। इनका खूब है आपस में एक्सचेंज है, इनका बहुत कम एक्सचेंज है इनका इनके साथ। ठीक है, और इनका फिर आपस में खूब है। ठीक है, तो ये अलग तरह के हो जाएंगे, फिर ये अलग तरह के हो जाएंगे, तो ये डिपेंड्स। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर इसमें नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रिंग स्पीसीज। रिंग स्पीसीज सच एज कुछ कुछ जैसे रिंग स्पीसीज बोलते हैं, जैसे कि कुछ कुछ एलिमेंटर्स या फिर गर्ल्स है। ठीक है, वेयर पॉपुलेशन फॉर्म ए कंटिन्यूअस रिंग अराउंड ए सेंट्रल जियोग्राफिक बैरियर, जीन फ्लो occurs between adjacent population, but the two end points of population of the ring, though geographically adjacent, cannot interbreed due to accumulated genetic differences। ठीक है, तो इंटरब्रीड सिंपल है कि ओवर द टाइम ये आपस में पॉपुलेशन ब्रीड कर रहा है, ये आपस में ब्रीड कर रहा है। ठीक है, तो इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रहा है, इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर बंद हो जाएगा, तो फिर वो अलग स्पीसीज हो जाएंगे, स्पीसीज हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया पैरापैट्रिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पेरीपैट्रिक स्पीसीज, आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, अब पेरीपैट्रिक में क्या है, ये एलोपैट्रिक की तरह ही है, similar to allopatric species but involves a small subpopulation becoming geographically isolated at periphery of main population range। ये एलोपैट्रिक की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा पॉपुलेशन का पार्ट, ठीक है, वो जियोग्राफिकली थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गया या फिर मेन पॉपुलेशन रेंज के पेरीफेरी पे चला गया। ठीक है, अब वो क्या होता है, छोटा सा पॉपुलेशन साइज है, वो मेक्स न्यू पॉपुलेशन ससेप्टेबल टू रैपिड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग लोकल सिलेक्शन ऑफन लीडिंग टू रैपिड डाइवर्जेंस। ठीक है, geographical isolation of a small peripheral population। Example, colonization of oceanic islands by a small group of birds from mainland population। The island population experience counter effects। ठीक है, न्यू सेलेक्टिव प्लेसेस क्विकली डाइवर्ज फ्रॉम द लार्ज मैन। ठीक है, कि अब जैसे कि ये बहुत बड़ा है, छोटा आइलैंड, यहाँ पे उड़ के यहाँ पे चले गए कुछ 4-5, ये यहाँ पे रहने लगे। अब ये वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट करें, तो ओवर द, ठीक है, ओवर द जनरेशन अब उनके अंदर बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है विंड स्पीड ज़्यादा हो, वहाँ की फोरेजिंग चीज़ें हो, तो एडजस्टमेंट के साथ साथ क्या होता है उनके अंदर चेंजेस आ गए। तो और यहाँ पे क्या होता है, ये अलग स्पीसीज हो गए और ये फिर अलग स्पीसीज रह गए। अब यहाँ पे गए हैं तो इन पे फाउंडर इफेक्ट, मतलब वो गए हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन बना रहे हैं, नए नए लोग हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ा वो हिसाब से बनने में। ठीक है, तो ये हो गया पेरीपैट्रिक। फिर जेनेटिक मैकेनिज्म्स ड्राइविंग स्पीसीज। ठीक, अब क्या कि फंडामेंटली जेनेटिक प्रोसेस है स्पीसीज को, driven by accumulation of genetic differences that eventually lead to the protective isolation। These mechanisms range from instantaneous changes to gradual shifts in gene frequencies over the vast time scales। अब इसमें क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट की चेंजेस इन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर, इन्वर्जन हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए, फ्यूजन हो जाए, फ्यूजन हो जाए, उसके कहना होगा कि जीन लिंकेजेस एंड एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। Individuals with different chromosomal arrangements may produce infertile or inviable offspring when they attempt to mate, directly leading to post-zygotic isolation। This rearrangement prevents proper chromosome pairing during meiosis, thereby reducing gene flow। ठीक है, तो क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट के कारण भी स्पीसीज हो सकता है। Mechanism of change, inversion, translocation, fusion, fission are structural changes within chromosomes that can alter the order of genes or gene doses, impacting their normal function and regulations। Impact on reproduction, these rearrangements lead to difficulties during meiosis, causing improper chromosome pairing। This often results in gametes that are infertile or zygotes that are inviable, effectively creating a reproductive barrier between the populations। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर है पॉलीप्लॉइडी, तो थोड़ा सा पढ़े फिर भी देख लेते हैं। द कंडीशंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस often arises from errors during cell division, meiosis।
Polyploidy can lead to instant speciation, especially in plants, as polyploid individuals are often reproductively isolated from their diploid ancestors but successfully mate with other polyploids. This is common mechanism of rapid species formation. Real world example, बहुत सारे agricultural crops जैसे wheat है, cotton है, are polyploids that originated from speciation events involving hybridization or chromosome doubling. तो इस कारण से स्पेसिएशन होता है पॉलीप्लॉइडी के कारण भी। फिर है जीन फ्लो एंड माइग्रेशन। जीन फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ एलील्स, ठीक है, एलील्स बिटवीन populations. When populations are isolated, whether by geographic barrier, allopathic speciation हो, या फिर behavioral differences हो, sympatric speciation हो, gene flow is reduced or eliminated. This absence of genetic exchange allow independent evolutionary trajectories where mutations and selection can lead to distinct genetic makeup and eventually reproductive isolation. ठीक है, you it all comes to reproductive isolation. exchange of gene नहीं होगा तो फिर अलग स्पीसीज बन जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड भी हो सकता है। ये सपोज मेट ही नहीं मिला तो खत्म, कहानी गया, तो ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम फ्लक्चुएशंस इन एलील्स फ्रीक्वेंसीज particularly powerful in small populations. It can lead to loss of some alleles and fixation of others, diverging genetic divergence between the isolated population. Counter effect: a small group colonizes a new habitat, carrying only a fraction of the original population's genetic variation. ये मतलब कि अभी पढ़े थे ना फाउंडर ग्रुप कि वो न्यू हैबिटेट में चले गए, ओरिजिनल पॉपुलेशन का जेनेटिक वेरिएशन है लेकिन तो सारा नहीं है ना, सारे थोड़ा थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन सब में हो सकता है पॉपुलेशन के अंदर। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो अलग तरह से हो जाए। फिर बॉटल नेक इफेक्ट, ए सडन इन्वायरमेंटल चेंज drastically reduces population size, leading to a random reduction in genetic diversity among survivor. ठीक है, कि जितने कम लोग पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन वो 100 है तो ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, 10 है तो कम हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अब वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी तो कम है उसमें। ठीक है, तो उसमें अलग वेरिएशंस दिखेंगे, जो है वो 100 है उसमें अलग वेरिएशंस दिखेंगे ओवर द जनरेशंस। Here are mutations, the source of genetic variations, the ultimate source of all new genetic variation. Mechanism of change, random changes in DNA sequences introduce novel alleles into populations. Impact on natural selections, while most mutations are neutral, ठीक है, mutations हमारा ठीक अल्टीमेट सोर्स है न्यू जेनेटिक वेरिएशंस का। फिर है म्यूटेशन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल सिलेक्शन, मोस्ट म्यूटेशंस आर न्यूट्रल and deleterious. Beneficial mutations can arise, providing the raw material for natural selection to act upon. Contribution to speciation over time, the accumulation of different mutations in isolated population contributes to their genetic divergence and reproductive incompatibility. तो mutations का ये रोल है, ठीक है, स्पेसिएशन में। फिर है इकोलॉजिकल स्पेसिएशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन. Ecological factors play a crucial role in driving the formation of new species by imposing selective pressure that favors divergent traits. This process, often accelerated by ecological opportunity and key innovations, can lead to rapid diversification known as adaptive radiation. Ecological speciation occurs when populations adapt to different ecological niches within the same geographical area. Disruptive selection favoring extreme phenotypes over intermediates lead to resource partitioning and niche specialization, ultimately results in reproductive isolation. ठीक है, adaptive radiation क्या है? The rapid diversification of a single ancestral species into many new forms, each adapt to exploit a different ecological niche. This often follows the colonization of new environment, providing ample ecological opportunity. Novel traits of features that enables a lineage to exploit previously inaccessible to resources or environments. These innovations can act as a catalyst, opening up a new ecological niches and accelerating adaptive radiation. एग्जाम्पल क्या है? सबसे क्लासिक डार्विन फिंचेस का एडेप्टिव रेडिएशन का गैलापागोस आइलैंड में क्या है कि जो एंसेस्ट्रल फिंच स्पीसीज है डाइवर्सिफाइड इनटू न्यूमरस स्पीसीज ईच विथ यूनिक बीक शेप
कि अलग अलग बीज सेफ हो गए। एडेप्टेड टू डिफरेंट फूड सोर्सेज, लाइक किसी को बीज खाना है, किसी को इंसेक्ट खाना है, किसी को नेक्टर चाहिए। सो किसी नीज स्पेशलाइजेशन की नीज के हिसाब से, अब मतलब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो खाने को है नहीं, तो फिर वो कहे कि चलो भाई हम बीज नहीं कीड़ा खाएंगे, तो ओवर टाइम 10 कीड़ा खाने वाले आ गए तो अलग स्पीसीज बन गए। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं हमें तो भाई कीड़ा भी नहीं, हमें नेक्टर चाहिए, तो ओवर टाइम वो वैसे हो गए। ठीक है, ओवर द जनरेशंस। तो ये क्या हो गया, नीश स्पेशलाइजेशन हो गया। ठीक है, फिर है जो सिक्लिड फिश है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, टेक्स में, have undergone explosive adaptive radiation. Their rapid speciation is linked to diversified feeding mechanism, color patterns for mate recognition, and adaptation to specific microhabitat within the lakes. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। Here is sexual selections and speciation. Sexual selections, a powerful evolutionary force, drives speciation by favoring traits that enhance an individual's ability to attract mates or compete for reproductive opportunities. This process can lead to rapid divergence between populations, often resulting into reproductive isolation, even in the absence of strong ecological pressures. ठीक है, कि strong ecological pressure नहीं है तब भी मतलब ऐसा हो सकता है सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कि उसमें क्या है कि भाई अट्रैक्ट करने के लिए मेट के लिए कुछ अलग तरह की एबिलिटी हो, या फिर मेट को पसंद हो, उस तरह से हम कर रहे हैं, तो उस कारण से भी स्पेसिएशन हो सकता है। ये मेट चॉइस एंड कंपटीशन। सेक्सुअल सिलेक्शन प्राइमरली ऑपरेट्स थ्रू टू मैकेनिज्म, मेट चॉइस typically for by females and male competition for access to females. Preferences for specific traits can lead to their excess generation over generation. While intense competition can drive the evolution of elaborate weaponry or displays, these divergent selective pressure can quickly lead to reproductive isolations between population within different preferences or competitive strategies. इससे कारण भी हो सकते हैं मेट चॉइस के और कंपटीशन के कारण भी। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, ये arises when the evolutionary interest of males and females diverges, leading to an arms race where adaptations in one sex imposes cost on the other. This dynamic can drive rapid co-evolutions of traits and counter adaptations, contributing to genetic divergence and free zygotic isolation. For example, male adaptations to coerce mating may drive female resistance, leading to new forms of reproductive isolation. ठीक है, कि भाई उनका अलग तरह से, एक स्पीसीज है उसको अलग तरह से, ठीक है, एक स्पीसीज है उसके अंदर मेल फीमेल्स है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट, ठीक है, इवोल्यूशनरी इंटरेस्ट, ठीक है, अलग अलग हो जाए तो फिर डाइवर्ज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट के कारण होता है। ये प्री जाइगोटिक आइसोलेशन ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, फीमेल एडोप्टेशन टू कोअर्स मेटिंग में ड्राई फीमेल रेजिस्टेंस, कि भाई कोअर्स मेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल रेजिस्ट करेंगे तो फिर वो उसके साथ वैसे मेट नहीं करेंगे, फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा कि कोअर्स वाले एक साइड, ठीक है, या फिर जिसका रेजिस्टेंस नहीं होगा उसका एक साइड, इस तरह से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। फिर रनअवे सिलेक्शन एंड गुड जीन्स। Runaway selection describes a process where female preference for a male trait, the trait itself becomes genetically correlated, leading to even more exaggerated traits, जैसे peacock tails. The good genes hypothesis suggests that the elaborate display are honest signals of male genetic quality, indicate resistance to disease or superior foraging ability. Both mechanisms create strong directional selections, leading to rapid divergence. ठीक है, ये रनअवे सिलेक्शन की बात होगी। ये प्रेफरेंस है भाई, खास तरह का मेल ट्रेट चाहिए तो ट्रेट वो क्या हो जाता है, कोरिलेट हो जाता है जेनेटिकली। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि वो जो ट्रेट है और ज़्यादा एग्जैजरेट होके उसमें दिखता है ओवर द जनरेशन। जैसे गुड जीन हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि जो एलेबलेट डिस्प्लेज है वो ऑनेस्ट सिग्नल, जैसे कि मेड का जेनेटिक क्वालिटी जितना अच्छा चमक रहा है उतना अच्छा कोई जेनेटिक क्वालिटी है, या फिर उसका रेजिस्टेंस है डिजीज के प्रति, तो उसके हिसाब से फिर फीमेल चॉइस करती है, उसके कारण भी ये डाइवर्जेंस हो सकता है, जिससे खराब हो गई वो अलग चला गया। फिर सेंसरी ड्राइव्स एंड एग्जांपल्स। सेंसरी ड्राइव्स डिपोजिट दैट लोकल एडेप्टेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम जैसे विजन, हियरिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस मेट चॉइस सिग्नल्स। इफ पॉपुलेशन डाइवर्ज इन देयर सेंसरी एनवायरमेंट
जैसे लाइट कंडीशन क्या है वाटर में, मेड सिग्नल्स एंड प्रेफरेंसेस में को इवॉल्व टू ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन इन दैट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट. दिस कैन लीड टू reproductive isolation of if the individual from different environment can no longer recognize or respond to each other signals. ठीक है कि भाई सिग्नल्स दे रहे हैं या फिर तो आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, तो फिर आप अलग तरह की स्पीसीज हो जाएंगे, अलग तरह के. क्लासिक एग्जाम्पल इंक्लूड द वाइब्रेंट टेल ऑफ पिकॉक्स, रनवे सिलेक्शन, दैट डाइवर्स, ठीक है, द डाइवर्स मेटिंग बिहेवियर ऑफ स्टिकल बैग्स, ठीक है, एंड द रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ड्रोसोफिला स्पीसीज थ्रू सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, नोटेबली द स्टनिंग array of, ठीक है, cichlid species in African rift lakes with their distinct color patterns exemplifies how sensory drives and mate choice can lead to explosive speciation without apparent ecological divergence. ठीक है. Next, molecular evolution and speciation. The advent of molecular techniques has revolutionized our understanding of species formation, providing unprecedented insight into genetic divergence, evolutionary relationships, and mechanisms driving reproductive isolation. By analyzing DNA and protein sequences, scientists can trace evolutionary paths and uncover hidden biodiversity. ठीक है. Molecular phylogenetics. By comparing DNA or protein sequences, molecular phylogenetics reconstructs the evolutionary history of species in population. Rates of genetic change, calibrated as a molecular clocks, allow us to estimate divergence time, revealing when lineage splits and how they related. This approach helps to build detailed evolutionary trees, mapping and the journey of speciation events. ठीक है. Molecular clock, rate of genetic change. डीएनए बारकोडिंग, कि हम डीएनए बारकोडिंग करेंगे कि उनका डीएनए अलग है, सीक्वेंस करके कि उनका अलग है, उनका अलग है. ठीक है. ठीक है. दिस टेक्निक पर्टिकुलरली पावरफुल फॉर रिवीलिंग स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली, जो कि जैसे दिखते हैं लेकिन जेनेटिकली बिल्कुल अलग है. फिर जीनोमिक अप्रोच कि हाई थ्रूपुट जीनोमिक सीक्वेंसेस allows for comparison of entire genomes across population and species. This comprehensive data identifies specific genes involved in a reproductive isolation, detects hybridization events, and maps pattern of gene flow and integration during the specific process, offering a detailed genetic blueprint how new species arise. Here, speciation rates and patterns. Speciation, the process by which new and distinct species are formed, does not occur. Okay, speciation, the process by which new and distinct species are formed, does not occur at a uniform pace across all lineages. सब में एक स्पीड से नहीं होता. The rate and pattern of species formations are influenced by complex interplay of genetic, ecological, environmental factors, leading to diverse evolutionary trajectories. ठीक है. तो जेनेटिक, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि स्पेसिएशन का प्रोसेस फास्ट होगा, स्लो होगा. ठीक है. किसी स्पीसीज में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, किस में नहीं होगा. ठीक है. किसमें कौन ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, कौन कम करेगा. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिएशन रेट्स. तो जनरेशन टाइम, स्पीसीज विद, ठीक है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिएशन रेट्स. Generation time. Species with shorter generation times, example bacteria, insects, accumulate genetic mutations and adaptation more rapidly, potentially accelerating the speciation process compared to long-lived organisms. जल्दी मरे, तो जल्दी उसके generations बदल रहे हैं, तो ज़्यादा ही होगा ना उसके अंदर. फिर population size. Smaller isolated population are more susceptible to genetic drift and boundary effects, which can lead to faster genetic divergence and reproductive isolation. फिर है geographic complexity. Diverse and fragmented landscape creates barriers to gene flow, promoting allopathic speciation by isolating population and driving local adaptations. फिर है ecological opportunity. Availability of new unexploited ecological niches after a mass extinction or colonization of a new habitat can trigger rapid adaptive radiations and speciation events. ये फैक्ट है. फिर है इवोल्यूशनरी पैटर्न्स एग्जांपल्स. एक है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वर्सेस ग्रेजुअलिज्म. स्पीसीज कैन अकर थ्रू रैपिड बर्स्ट ऑफ चेंज फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैटिस. सो ये बोलते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. और थ्रू ग्रेजुअल कंटिन्यूअस चेंज ओवर द टाइम, इसको बोलते हैं ग्रेजुअलिज्म.
Mass extinctions and adaptive radiation. Major extinction event create ecological opportunities that can trigger rapid speciation, and adaptive radiations can survive lineages diversify to fill vacant niches. फिर है latitudinal diversity gradients. Species diversity generally increases towards the equator, with tropical regions showing higher species rates due to factors like climate stability, energy availability, ecological complexity. मतलब ट्रॉपिकल जो रीजन्स है ट्रॉपिकल रीजन्स है उसमें हम देखेंगे ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है कंपेयर टू द खासकर टेम्परेट या फिर कह सकते हैं उसके ऊपर पोल के साइड जो रीजन है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट सुटेबल है भाई, ठीक है, उतने हार्श क्लाइमेट नहीं है, एनर्जी अवेलेबल है, प्लांट्स फूड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, ठीक है, क्लाइमेट हार्श नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन ज़्यादा स्पेसिएशन हो सकता है। वहाँ पे तो सर्वाइवल के ही पंगे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल रैपिड स्पेसिएशन, ठीक है, सिक्लिड फिश इन अफ्रीकन लेक्स, 100 ऑफ स्पीसीज इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हवाईयन, ठीक है, ड्रोसोफिला ओवर 800 स्पीसीज फ्रॉम few ancestors. Example of slow speciation. Living fossils like, ठीक है, eloquents और horseshoe crabs show extremely slow rates of morphological and genetic changes over billions of years. Human effects क्या है? हम कैसे speciation को trigger कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, देखते हैं। Human activities often inadvertently exert profound pressure on natural populations, influencing the pace and trajectory of speciation. While frequently disruptive, these impacts can also, in rare instances, accelerate evolutionary divergence, leading to new forms of life. तो देखते हैं कैसे। तो निगेटिव ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन स्पेसिएशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कई सारे बड़े बड़े हैबिटेट को स्मॉल आइसोलेटेड पैच में कर देता है। अब उसके कारण जीन फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, और बॉटल नेक होगा। दिस आइसोलेटेड कंडीशन कैन एक्सेलरेट डाइवर्जेंस बट ऑफन रिजल्ट इन लोकल एक्सटेंशन ड्यू टू रिड्यूस जेनेटिक अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कर, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा स्पीसीज, अगर मेटिंग नहीं मिला तो खत्म पॉपुलेशन, कोई डिजीज आ गया, 4 लोग बचे हैं, खत्म, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन है, 400 लोग हैं, तो उसमें से चलो 40 मर भी गया तो भी बचे हैं, ठीक है। तो वो एक चैलेंज है, तो नेगेटिव है। फिर क्लाइमेट चेंज के कारण रैपिड शिफ्ट क्लाइमेट चेंज में हो रहा है, सी लेवल चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं, तो स्पीसीज को एडेप्ट करना है, माइग्रेट करना है, या फिर खत्म हो जाओ, नहीं माइग्रेट कर पाओगे तो, ठीक है। उसके कारण रिप्रोडक्टिव टाइमिंग में भी चेंजेस आ रहे हैं, कैन क्रिएट न्यू बैरियर्स टू रिप्रोडक्शन और ब्रिंग प्रीवियसली आइसोलेटेड स्पीसीज इनटू कांटेक्ट, कि भाई उसके कारण जब वो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से हम दूसरी जगह स्पीसीज माइग्रेट करें, वहाँ पर ऑलरेडी स्पीसीज उसके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, उसके कारण हो सकता है कि वो मेट कर जाएं और वो सक्सेसफुल मीटिंग हो तो एक दूसरे जगह जो ऑफस्प्रिंग आएगा एक डाइवर्ज पॉपुलेशन बन जाएगा, ठीक है, या फिर कंपटीशन हो सकता है, तो उसके कारण एक्सटेंशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर इन्वेजिव स्पीसीज, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर इकोसिस्टम। Invasive species can outcompete native ones, introduce new diseases, or hybridize with local populations. Such interaction can lead to displacement of extinction of native species, but can also create a strong selective pressure that could drive rapid adaptive evolution in survivors. ठीक है, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड कंजर्वेशन इम्प्लीकेशंस। तो अर्बनाइजेशन पॉल्यूशन है, एक्सपेंडिंग अर्बन एरियाज ट्रांसफॉर्म नेचुरल लैंडस्केप, क्रिएटिंग नोवल selective pressure for species that can adapt to human-dominated environment. Pollution can also act as a selective agent. For example, some insects have evolved resistance to pesticides, and certain urban bird population exhibit distinct behavioral adaptations that could lead to reproductive isolation. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना इसका एक मॉस्किटोज। सी ओवर टाइम वी कंटिन्यूसली रिसर्चिंग, और जो मॉस्किटो जो रिपेलेंट होते हैं हम रिसर्च करते हैं, नया बनाते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ये तो 2-4-5 महीने बाद काम करना बंद कर देता है, क्यों? फिर उसमें कहते हैं कि ये न्यूली और इम्प्रूव्ड है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मच्छर 2-4 दिन के होते हैं मेहमान, ठीक, 2 दिन के, उनकी जनरेशन 2-2 दिन में बदल रही है, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उसके प्रति, ठीक है। तो फिर हमें नई रिसर्च करनी पड़ती है कि नया उसमें आप क्या करें, या फिर उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ानी पड़ती है ताकि वो उन पर कारगर साबित हो, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन वो जितनी पोटेंसी बढ़ाए उतने ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसान है। तो ये एग्जाम्पल है। फिर न्यू इकोलॉजिकल निश, ह्यूमन अल्टर्ड लैंडस्केप सच एग्रीकल्चर फील्ड मैनेज फॉरेस्ट और अर्बन पार्क्स कैन इनएडवर्टेंटली क्रिएट नोवल इकोलॉजिकल निशेस, ठीक है। जैसे कि नए तरह के निश बनाएंगे तो जो स्पीसीज कैपेबल है, ठीक है,
तो इस न्यू रिसोर्सेज को कंडीशंस को रैपिड समटाइम्स लीडिंग टू द प्रोडक्टिव आइसोलेशन फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल पॉपुलेशंस दैट रिमेन्स इन नेचुरल हैबिटेट्स। फिर है एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन। ये इंटेंस ह्यूमन इंड्यूस सिलेक्टिव प्रेशर है भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया हो रहा है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट्स हो रहा है, टॉलरेंस टू हेवी मेटल्स इन प्लांट्स हो रहा है, कैन ड्राइव एक्सट्रीमली रैपिड evolutionary changes. While not always leading to speciation directly, this rapid adaptation can lay the groundwork for reproductive isolation in subsequent generations. तो ये सब चीज़ें हमें समझना है सो दैट कि कंजर्वेशन एफर्ट्स हम सही हो पाए, अलाउइंग साइंटिस्ट टू प्रेडिक्ट एंड पोटेंशियली मिटिगेट नेगेटिव इम्पैक्ट्स व्हाइल आल्सो रिकॉग्नाइजिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ इवोल्यूशन इन एन इंक्रीजिंगली ह्यूमन डोमिनेटेड वर्ल्ड। ठीक है, फिर वही है, मतलब कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, कोई इवोल्यूशन इंटरेक्शन शेपिंग स्पीशीज टुगेदर, जैसे पॉलिनेशन है, तो बहुत सारे। ठीक है, म्यूचुअलिज्म है कि एक साथ रहने के लिए स्पीशीज इवॉल्व करते हैं टुगेदर, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। एडेप्टेशन है, कोई वर्क करते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं आसपास में, तो उसमें भी जैसे सपोज कि कोई किसी को डिपेंडेंस है तो उसमें चेंज हो रहा है, वो अपने आप में चेंज करते हैं, या फिर इन्वायरमेंट को एडेप्ट करने के लिए चेंजेस करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई थोड़े से, दो चार। Each of the following statements about speciation is correct. ठीक है, एलोपैथिक स्पेसिएशन अक्कर विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, नहीं तो गलत होगा। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन रिक्वायर्स ए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, नहीं, बिहेवियरल चाहिए। फाउंडेशन इफेक्ट कैन फैसिलिटेट एलोपैथिक स्पेसिएशन कैन नॉट अक्कर ऑन आइलैंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन इफेक्ट कैन फैसिलिटेट एलोपैथिक स्पेसिएशन, बिल्कुल। कि फाउंडर इफेक्ट मतलब कि ग्रुप है, यहाँ से 4 लोग चले गए नई जगह पे, तो एलोपैथिक, ठीक है, तो फाउंडर इफेक्ट हो गया, ये एलोपैथिक स्पेसिएशन को, ठीक है, फैसिलिटेट कर सकता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ इवोल्यूशंस आर सर्व्ड बाय लार्ज स्केल प्रोसेसेस सच एज स्पेसिएशन, मास एक्सटेंशन, एडिटिव रेडिएशन, तीनों ही सही है, ABC कहाँ। Which one of the following modes of speciation involves the evolution of a new species from single ancestral species while inhabiting the same geographical region? ये सेम geographical region में रह रहे हैं, तो कौन सा था? सिम्पैट्रिक। फिर चलते हैं नेक्स्ट। Which gas was largely absent in primitive atmosphere during the chemical evolution was as demonstrated by Miller-Urey experiment? कौन सा था? तो मीथेन था, अमोनिया था, वाटर था, ऑक्सीजन नहीं था। In context of original life, the earliest self-replicating molecule is hypothesized to be कौन सा था? RNA, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों होगा, ये प्रोटीन की तरह कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा और इसमें हमारा जेनेटिक कोड भी होगा जो कि प्रोटीन बिल्ड बनाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, डीएनए में क्या था कि उसकी जो डीएनए बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए वो मिसिंग था एक, और डीएनए को कंसिडर करने क्या दिक्कत है कि प्रोटीन भाई था ही नहीं कि डीएनए बने, और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का जो कोडिंग है वो चाहिए। ठीक है, तो वो था नहीं, तो एक चिकन और एग का प्रॉब्लम हो गया, तो आरएनए ने इस चीज़ को सॉल्व किया। तो ठीक है, इतना ही पीआई ना। तो और कुछ कुछ इसके रिलेटेड अगर मैं ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, स्मार्ट प्रेप नेट पे, और रिलेटेड कुछ कुछ MCQs भी है, कुछ ड्राफ्टिंग, वो सब भी मैं इस पर शेयर कर दूंगा, और फ्लो चार्ट वगैरह भी सब इस पर शेयर करूँगा, सो दैट या फिर फ्लैश कार्ड्स देखता हूँ, कुछ कुछ बनाऊंगा ताकि मेमोराइज करने में चीज़ें आसान हो। ठीक, तो अगर इफ़ यू लाइक दिस, ठीक है, तो थैंक यू कि आप यहाँ तक देख रहे हैं, और इफ़ यू लाइक दिस सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, और कुछ सजेशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं जो करने चाहिए मुझे, या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहिए टीचिंग स्टाइल में या समथिंग। ठीक है, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट्स। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, ठीक है, उन्हें भी हेल्प करें। डोंट कीप these things to yourself only. Okay, thank you, see you soon.